स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th BPSC और जो CDPO का आगामी PT का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हम बिहार के लिए स्पेशल दृष्टि पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। और ये संग्रह है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जनवरी 2022 का है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग का मंथली जो है वो बिहार के लिए स्पेशली ही कंप्लीट करवाते जाएंगे दृष्टि विजन का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जनवरी, उसके बाद फिर दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर 2021, फिर नवंबर 2021, इस तरह से करके कम से कम एग्ज़ाम तक आपका 6 महीने का जल्द से ही कंप्लीट करवा देंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो आप लोग को समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में सही कर दें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जनवरी का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा जनवरी का अनुक्रम है, क्या क्या कंप्लीट करवाएंगे। तो जो मेन तथ्य है यहाँ पे वो हम लोग आपको इसमें समझाते जाएंगे, ताकि आप लोग उसे याद कर लें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे संकलन देख लीजिए, अनुक्रम में क्या क्या देखना है हम लोग को इसमें जनवरी वाले मंथ में। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, जूम हो गया। अब यहाँ पे देखें तो बिहार से देख लीजिए, यहाँ पे मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। पटना में मिला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2। अब बिहार में भी होगी सेब की खेती। स्मार्ट प्रीपेड मीटर। राज्यपाल ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। और बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी। और बिहार के 3 बच्चे जो हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। तो ये हम लोग सब कुछ देखेंगे डिटेल में, और भी नीचे बहुत सारे टॉपिक हैं। इस एक एक करके इस टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न आए तो हमारा एकदम सही हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आप लोग को कंप्लीट करवाते जाऊँगा, ठीक है। तो 5 जनवरी 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की कुछ बैठक हुई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए थे वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा जो है वो है कि आपका आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से जो मृत व्यक्ति हैं उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्य संसाधन से करने की नियमित वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिक निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। यानी कि जो भी कोविड से जो मृत्यु हो गए थे उनको 4 लाख का इसमें दिया जा रहा है, 4 लाख रुपया उनको अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद पूछ लीजिएगा कि कोविड में कितने का अनुदान दिया गया था। तो 4 लाख रुपए का। नेक्स्ट है, और इसमें कुछ वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय मुंगेर में असरगंज, ठीक है, एक नए नगर निकाय मुंगेर में असरगंज का गठन किया गया है। और 3 नगर निकायों मुजफ्फरपुर नगर निगम का विस्तार, दरभंगा से बिरौल तथा घनश्याम नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और घनश्याम में थोड़ा सा इसमें नगर निकाय में विस्तार किया गया है, लेकिन एक नया नगर निकाय जो बनाया गया है वो मुंगेर में असरगंज को बनाया गया है, याद रखिएगा इसका भी। चलिए, नेक्स्ट जो है ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पटना में मिला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट का जेनेटिक पैटर्न BA.2 मिला है, और यह वेरिएंट संक्रामक है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद कुछ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जो डिटेल में पढ़ते हैं उनको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मेन तथ्य है वो मैंने आपको बता दिया, उससे बाहर इससे टॉपिक से नहीं पूछने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये इम्पोर्टेंट है। अब बिहार में भी होगी सेब की खेती, कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों में शुरू। तो पूछ सकता है कि बिहार में सेब की खेती के लिए कृषि विभाग के तरफ से जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो कितने जिलों में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका कि 7 जिलों में सेब की खेती यहाँ पे शुरू की गई है।
और उसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसमें से देखिए 7 जिले में से कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रमुख बिंदु में इसे देख लीजिए कि विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर में सेब की खेती के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और यहाँ पे जो सेब की जो वैरायटी है वो हिमाचल प्रदेश से हरिमन 99 वैरायटी का पौधा सेब का है ये। तो याद रखिएगा कि हरिमन 99 वैरायटी का जो पौधा वो किससे संबंधित है, तो सेब के एक वैरायटी पौधे से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से लाया जाएगा और इसका जो एक पौधे का जो लागत है वो 200 रुपये होगी। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बनेगा कानून। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने का जिम्मा लिया है। तो किसने जिम्मा लिया है, तो याद रखिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग, ये जो है यही अब कानून बनाएगा ताकि जो उपभोक्ता है उनको हितों की सुरक्षा हो सके। उसके बाद यहाँ पे है नीचे और देख लेते हैं इसमें। हाँ, इसके बाद यहाँ पे नीचे पे इसी में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि उल्लेखनीय है कि साल 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजना शुरू की है और इस मद में 11,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। तो यहाँ पे जो भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है वो याद रखें निःशुल्क लग रहा है और कब ये पूरे उपभोक्ताओं को ये लगाया जाएगा, तो 2025 तक इसका डेडलाइन तय किया गया है। यानी 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगा दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है इसी में देश में बिहार इकलौता राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया है। तो पूछ सकता है कि देश में भारत में कौन सा वो इकलौता राज्य है जो प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया है, तो ये बिहार ही है इकलौता राज्य जहां पे प्रीपेड मीटर लगाना शुरू हुआ है और अब तक 3 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं और देश के अन्य राज्य बिहार का अनुकरण कर रहे हैं। तो पहला ही राज्य बिहार था जिसने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया था। अब इसका देखा देखी और भी राज्यों ने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया है। नेक्स्ट आइए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी और मेंस पीटी से भी और मेंस के एग्जाम ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये है राज्यपाल ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी। अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उपमहापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की गई है। यानी कि जहां महापौर उपमहापौर का चुनाव होता है या फिर जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन जो होता था उसका एक नया प्रणाली लागू किया गया। अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो आप लोग समझ लें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है इसमें दूर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो किया गया है वो देखिए बिहार सरकार ने नगर पालिका अध्यादेश में संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख एवं उप प्रमुख वहां के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से ही निर्वाचित होंगे। पहले क्या था कि वहां के जो पार्षद वगैरह जो चुन लिए जाते थे उनसे भी प्रमुख उप प्रमुख का वहां पे वोटिंग होता था, चुनाव होता था। इससे अब पार्षद का ख़त्म कर दिया गया है। इसमें डायरेक्ट अब है वो जनता से ही अब चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बिहार के सभी 19 नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। यानी कि अब जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर महापौर, उप महापौर या फिर प्रमुख और उप प्रमुख का जो चुनाव होगा वो अब सीधे मतदाताओं के द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे।
और बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। उल्लेखनीय है कि जो पुरानी जो प्रणाली थी उसमें उल्लेखनीय है कि अब तक नगर निकायों में महापौर, उप महापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे, जो कि अब ये प्रणाली खत्म कर दी गई है। ठीक है, और वार्ड पार्षदों के बहुमत से ही उन्हें हटाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इन पदों पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु, पद त्याग या बर्खास्तगी की स्थिति में बची हुई अवधि के लिए जनता के बीच से निर्वाचित व्यक्ति ही इन पदों को ग्रहण करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले क्या था कि जब महापौर, उप महापौर जो थे या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे वो पार्षदों के द्वारा चुने जाते थे, यानी पार्षदों के बीच में ही पार्षदों के द्वारा चुने जाते थे। ये प्रणाली अब खत्म करके अब महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो सीधे अब जनता के द्वारा किया जाएगा और इन्हें जो है वो अब पार्षदों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी अब नहीं हटाया जा सकता है। अगर किसी वश उनकी मृत्यु हो जाए, पद त्याग, बर्खास्तगी हो जाए, तो इस अवधि के लिए जो जनता के बीच से निर्वाचित फिर से व्यक्ति जो होंगे वही इस पद को ग्रहण करेंगे। वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बहुमत के आधार पर पद से हटा भी नहीं सकेंगे। ठीक है, जो बात अभी मैंने बताया वही इसमें कहा जा रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सभी 263 नगर निकायों के चुनाव अप्रैल से जून के बीच में प्रस्तावित हैं, जो कि बहुत जल्द होने की संभावना यहाँ पे है। नेक्स्ट है ये पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, देखिए यहाँ पे बिहार का पूछा है तो पूछ सकता है कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, न कि आप लोग नितिन गडकरी मार दीजिएगा, ये नितिन नवीन है। ठीक है, बताया कि बिहार और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना शुरू की जा रही है और पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब जो सड़क है वो दोनों तरफ से बाउंड रहेगा ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। तो याद रखिए, पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क है जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे कितने किलोमीटर है तो देखिए, मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार से बंगाल जाने के लिए कुल 550 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी और ये सड़क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना में बख्तियारपुर, नालंदा में बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई, बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर, पन्नागढ़ से ढालकुनी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और बिहार शरीफ, सिकदरा, चकाई से सीधे झारखंड में देवघर जिले के देवीपुर में प्रवेश करेगा और देवीपुर में ये एक्सप्रेसवे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगा और इससे देवघर की बिहार और बंगाल की भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये चीज़ याद करिएगा कि ये भारतमाला परियोजना फेज़ 2 के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 को बाईपास कर देगी, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाला है NH2 उसके विकल्प के रूप में इसे बनाया जा रहा है। और नोट कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, राम जानकी मार्ग जो है वो याद रखिएगा, राम जानकी मार्ग टोटल 244 किलोमीटर लंबी है, जिसमें पहले से 90 किलोमीटर पे पहले से 4 लेन बनी हुई थी, बाद में 150 किलोमीटर को भी जो बच गया था उसको भी 4 लेन बनाने की अनुमति मिल गई है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका मंजूरी दे दी है कि जो बचा हुआ 150 किलोमीटर है उसकी भी लंबाई को आप लोग 4 लेन कर दें। तो याद रखिए कि राम जानकी मार्ग कितने किलोमीटर लंबे हैं, तो 240 किलोमीटर ये लंबी है। और ये कहाँ से, तो देखिए
राज्य में राम जानकी मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मेहरौना से शुरू होकर सीतामढ़ी जिले में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भीटो मोड़ तक जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 बच्चे कौन कौन से हैं और किस किस ईस्वी के लिए दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टोटल कितने इसमें बोले जा रहे हैं। तो टोटल जो बोले जा रहे हैं वो 2021 और 2022 का कंबाइंड, कोविड के कारण 2021 का जो पुरस्कार था वो घोषणा होने के बाद दिया नहीं गया था, तो वो सभी की घोषणा यहाँ पे एक साथ की गई है। तो याद रखिएगा कि 2021-2022 दोनों मिला करके 61 बच्चों को दिया गया है इस बार, जिसकी घोषणा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2022 को 61 बच्चों को जो है वो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2021-22 के लिए। अब आइए कि 2021 में कितने बच्चों का चुनाव हुआ था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। तो 2021 में यहाँ पे 32 बच्चों का चुनाव हुआ था और 222 में जो अभी चुनाव हुआ है, मतलब बच्चे चुने गए हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए, उसमें 29 बच्चे शामिल हैं। तो 32 + 29 कर दीजिए तो देखिए 61 आ जाएगा। और इसी में से 3 बच्चे जो हैं वो बिहार के हैं, यानी 2021-22 दोनों को कंबाइंड कर दें, यानी कि 61 बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं बिहार से चुने गए हैं। अब आइए इस वर्ष के इन पुरस्कारों में, जैसे इस वर्ष पूछ रहा है इन पुरस्कारों 21 राज्य, यानी कि देखिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लें, यहाँ पे ठीक है ये हो जाएगा। हाँ, इसी वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 32 बच्चे, 2021 में 32 बच्चे, ठीक है। और 2022 में, इस वर्ष बोल रहा है, यानी कि 2022 में इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी कि इसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, जिनमें से 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं, को चुना गया है बाल पुरस्कार के लिए। और ये 2022 का है। और वहीं 2021 का बात करें तो 2021 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मिला करके 32 बच्चों को चुना गया है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से बिहार के धीरज कुमार को वीरता की श्रेणी में एवं पल साक्षी सामाजिक सेवा को सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में बात करें तो 2021 में 1 बच्चे को मिला है, जो कि दरभंगा की ज्योति कुमारी वीरता से सम्मानित किया गया है। तो पूछेगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में बिहार से कितने बच्चों को चुना गया है, तो 2 बच्चों को चुना गया है, धीरज कुमार को और साक्षी को। और अगर पूछेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को चुना गया है, तो 1 बच्चे को चुना गया है बिहार से, जो कि दरभंगा की ज्योति कुमारी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अब आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और याद रखें कि प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके PMRBP 2021 और 22 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। तो पूछ सकता कि राष्ट्रीय जो PMRBP पुरस्कार जो है 2021-22 के 61 विजेताओं को, उसका जो डिजिटल प्रमाण पत्र किस IIT ने दिया है, तो IIT कानपुर, याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो है ये नेक्स्ट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो बिहार के जो 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार में से इन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो देखिए इसकी जो घोषणा होती है, पद्म पुरस्कार की घोषणा जो होती है वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, यानी कि 25 जनवरी को घोषणा कर दी जाती है।
तो 25 जनवरी 2022 के पूर्व संध्या यानी 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। याद रखिएगा कितने पुरस्कार, पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो 128 पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं। अब आइए 128 में कितने कितने हैं, तो 128 में आप लोग याद कर लें कि 4 जो है वो पद्म विभूषण है, 7 पुरस्कार जो है पद्म भूषण के लिए और 117 जो है वो पद्मश्री के लिए दिए गए हैं, जिनमें से बिहार के सैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। ये दोनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिहार के सैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी पद्मश्री के लिए 2022 में चुने गए हैं। जिसमें से देखिए बिहार के आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्यों के लिए, जबकि सैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे दोनों नोट करके रख लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, मान लीजिए किसी जोड़ी को दे दिया गया जिसमें 2 लोग को एक साथ दिया गया है, तो उस जोड़ी को एक पुरस्कार ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने शुरुआत में मिस्टेक कर दिया था। इस सूची में 4 पद्म विभूषण और 17 जो है वो पद्म भूषण और 107 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इस बार 2022 में दिया गया है उसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 जो है वो पद्मश्री है। अब आइए कि इस पुरस्कार में देखिए 34 महिलाएं हैं। याद रखिएगा पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले में पूछता है कि कितने महिलाएं शामिल हैं, तो 34 महिलाएं हैं पद्म पुरस्कार पाने में। और इस सूची में जो 10 व्यक्ति हैं वो विदेशी हैं या फिर NRI हैं या PIO या फिर OCI श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तथा 13 व्यक्तियों को जो है वो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग में ध्यान में रखिएगा 34 महिलाएं हैं, 10 व्यक्ति जो विदेशी है NRI हैं, और जो कार्ड होल्डर हैं PIO के या फिर OCI श्रेणी के जो कार्ड होल्डर हैं उनको सब मिला करके 10 व्यक्ति हैं, और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, CM राहत कोष से कोरोना मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसके तहत अब तक कितने लोगों को कोरोना से जो मृत्यु हुए हैं उनको कितने लोगों को आश्रितों को 4 लाख दिया गया है। तो ये जो है अब तक 28 जनवरी 2022 के डाटा के हिसाब से 3,704 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से कुल 148 करोड़ 16 लाख रुपए कोष से जारी किए जा चुके हैं। और याद रखिएगा मुख्यमंत्री राहत कोष CM रिलीफ फंड जो है वो वर्ष 1971 में इसकी स्थापना किया गया था, और ये जो है ये ट्रस्ट के रूप में इसको मान्यता दी गई थी, और इसकी आय का आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 12A तथा 139 के तहत रिटर्न उद्देश्यों के लिए छूट भी प्राप्त है। और एक चीज इसी में नोट कर लीजिए और कि वर्तमान में कालाजार रोग से पूर्ण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत प्रत्येक कालाजार रोगी को 6600 रुपये की मदद दी जा रही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी, जो ये अभी भी चल रहा है। तो याद रखिएगा कालाजार रोगी को कितना मिल रहा है, 6600 रुपये का मदद, आर्थिक मदद दी जा रही है। और एक चीज़ और है कि इसी तरह बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो मुक्त कराए गए हैं, यानी बाल श्रम उन्मूलन में जो बच्चे जो मुक्त कराए जाते हैं उनको प्रत्येक बाल श्रमिक के हिसाब से उनके आवासन यानी रहने खाने के लिए जो व्यवस्था किए जाते हैं उसके लिए उस बच्चे को 25,000 रुपये की मदद दी जाती है। नेक्स्ट आइए जो कि और इम्पोर्टेंट है, वाहन स्क्रैपिंग के लिए छूट का निर्णय। इससे क्या होता है कि वाहन स्क्रैपिंग के उद्योग में थोड़ा सा इससे बूस्टिंग आएगा, लोगों को जो स्क्रैप का जो है इसका मार्केट जो है स्क्रैप का वो बढ़ेगा फैलेगा। तो इसमें क्या किया गया है कि इस निर्णय के तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी।
और यहाँ पे वाहन स्क्रैपिंग आपको अगर सर्टिफिकेट अगर दिखाते हैं, अगर आप नए गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कैसे ये छूट मिलेगी वहाँ पे भी देख लें कि गौरतलब है कि 1 लाख रुपए तक के वाहन पर अभी जो लग रहा है वो 8%, और 1 से 8 लाख के ऊपर तक के वाहनों पर 9% टैक्स लगता है, और 8 से 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर 10 तथा 15 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12% का टैक्स लगता है। तो इस निर्णय के तहत अगर आप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित करते हैं तो आपको जो नए गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें आपको जो टैक्स लगता है उस पर 25% छूट मिलेगा अगर निजी वाहन खरीदेंगे, और अगर वाणिज्यिक वाहन खरीदेंगे तो 15% जो टैक्स लगता है न्यू गाड़ी में उस पर आपको छूट मिल जाएगा। और एक चीज़ और है कि राज्य में हाँ, और यहाँ पे देखिए ये उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। पुराने वाहनों को पुनः पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा निजी वाहन जो है वो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 15 साल और 20 साल, यानी कि सरकारी वाणिज्यिक जो वाहन होंगे वो 15 वर्ष और निजी वाहन जो होंगे वो 20 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निजी वाहनों हेतु 25% तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का रोड टैक्स भी छूट प्रदान करेंगे। और वाहन निर्माता उन लोगों को भी 5% की छूट देंगे जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे। साथ ही नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे शुरू किया गया है, और ये जनवरी मंथ का है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ और हम लोग इसमें देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जो वन लाइनर है वो हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक। वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, तो कुछ कुछ और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं वन लाइनर के रूप में। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको इसमें दिखाते जाएंगे, ठीक है, और समझाते भी जाएंगे। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। पहला, एसएस कॉलेज जिसकी संबद्धता बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से है, जहां पे भोजपुरी शब्दकोश का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे में आइए, हाल ही में चर्चित 70 घाट पथ का संबंध पूर्वी चंपारण जिला से है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ नोट करने के लिए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 70 घाट पथ का संबंध किस जिले से है, तो पूर्वी चंपारण से। और ये मैंने बता दिया, राज्य में पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन टैक्स में छूट दिया जाएगा, जो निजी वाहनों के लिए 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% होगी। नेक्स्ट आइए, 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस पे किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और उद्योग विभाग की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक नैनी सिंह का चयन बिहार की एकमात्र छात्र प्रतिनिधि के रूप में अशोक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, पीएमसीएच पटना में बिहार की पहली एचआईवी वायरस लोड लैब की शुरुआत की गई है। पूछ सकता है कि बिहार के किस अस्पताल में एचआईवी वायरस लोड लैब की शुरुआत की गई है पहली बार, तो ये हो जाएगा पीएमसीएच पटना। राम जानकी वाला मैंने आप लोग को बता दिया है क्वेश्चन में, शुरुआत में डिस्कशन में, दृष्टि वाले में। पटना एक्सप्रेसवे में भी बता दिया कि कौन से 5 जिले जो हैं वो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होंगे। ये 5 जिले हैं पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका। इससे होकर के ये गुजरेगी, और पहला जो है ये बिहार का एज रिस्ट्रिक्टेड सड़क होगी। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, महुआ को बिहार में मादक पदार्थों की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, ये बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बिघा नालंदा में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला है ये मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भगन बिघा नालंदा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के गवर्निंग काउंसिल में शिशिर सिन्हा को सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय
भागलपुर में मधु की गुणवत्ता जांच के लिए लैब बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में नीरा उत्पादन करने वालों को 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि की घोषणा की जाएगी। शराबबंदी के बाद सरकार के द्वारा नीरा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश, जिसमें महापौर उप महापौर का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगी। वार्ड पार्षद महापौर उप महापौर को अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से नहीं हटा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, राज्य के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेब की खेती की योजना शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में बिहार के 11 खिलाड़ियों को पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पीएम गति शक्ति पर आधारित पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा 2020 है या 2021 का पुरस्कार 22 में दिया गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पूर्वी चंपारण को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा पटना में खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आईएएस आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य में नीलगाय की हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान 18वां आ गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 में ग्रुप बी श्रेणी में बिहार का स्थान जो है वो 6वां है, इसका स्कोर है 4.624। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का 18वां है और अगर सुशासन सूचकांक पूछेगा तो 6वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में ज्योति कुमारी वीरता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में बिहार से 2 लोगों को, एक धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में खगड़िया को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कैमूर जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की आबादी लगभग 15 करोड़ है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, मनरेगा परिवेश रोजगार ऐप, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप है। ये जो है घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर जिला से इस ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, 12वें मतदाता दिवस के अवसर पर रोहतास जिले के डीडीसी शेखर आनंद को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी राजगीर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर जिला देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये पुस्तक ऑपरेशन खुकड़ी के हिंदी संस्करण का विमोचन उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, IRADF यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला जो है वो नालंदा बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, युवा किसान संजीव कुमार का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में बिहार के संजय प्रधान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार की हुमा तनवर को एशिया की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के अमित मिश्रा को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का युवा पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है,
तथा डॉक्टर अनमोल को मैथिली में बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कार 2022 में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। एक आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए, दूसरा है शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नॉरिचर गोधेनु गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, बिहार के ओम प्रकाश गुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ये राज्य के प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य कैबिनेट के द्वारा 3 रिवर फ्रंट योजनाओं की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट जो है, समस्तीपुर जिले में सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को हवाई जहाज जैसा रूप दिया गया, जो आकर्षक का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट आइए, राज्य सरकार द्वारा चाय की खेती करने वाले किसानों को 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म के तहत बिहार के 8 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, मंदार पर्वत बांका में मोर अभ्यारण्य का क्षेत्र बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चर्चित गावारीडीह पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस जिले में है? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, यह राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के और 5 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चित डगमारा जल विद्युत परियोजना को उत्पादन लागत अधिक होने के कारण बंद करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, चर्चित ओढ़नी डैम बांका जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में की गई बाघों की गणना के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 45 बाघ और 8 शावक पाए गए। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों की जांच तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में बढ़ोतरी के लिए बिहार का पहला NABL लैब बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का संबंध अक्षर आंचल योजना से है, याद रखिएगा, अक्षर आंचल योजना से है इसका संबंध। नेक्स्ट है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में राज्य का पहला बैम्बू गार्डन यानी बांस का गार्डन स्थापित किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 2023 में IIT पटना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, याद रखिएगा, पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर 112 होगी। नेक्स्ट है, ये देश का तीसरा NIFTEM बिहार में खुलेगा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कुछ है इसका, ये फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित है इंस्टीट्यूट, तो बिहार में खुलेगा जहां फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई होगी। तो देश का तीसरा NIFTEM बिहार में खुलेगा। बिहार के पर्यटन स्थलों और व्यंजनों की तस्वीर दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड 2020 था जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य कोटे से पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एक चीज़ और है, देखिए, प्रमोद भगत जो हैं वो बिहार से हैं, लेकिन इनको उड़ीसा राज्य के कोटे से पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और प्रमोद भगत जो है बिहार के वैशाली जिले से इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से अभियान NCERT के द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्रा भैंस की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा 40% का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ान अभियान किशोरियों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 24 जिलों में इसे आरंभ किया गया है, उड़ान अभियान। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्र ऐप बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू किया गया है, चक्र ऐप, इसको नोट कर लीजिएगा। और ऑपरेशन प्रहार भी नोट कर लीजिए। ऑपरेशन प्रहार जो है वो राज्य में शराबबंदी और गंभीर अपराध के अपराधियों पर कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बच्चों का बैंक, ये जो है बच्चों का बैंक गया में खोला गया है, इस बैंक का संचालन भी बच्चे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार को सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से करके यहाँ पे जनवरी का ख़त्म हो चुका है, और भी कुछ मंथ का मैंने डाल दिया है करंट अफेयर्स बिहार से स्पेशली। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा करके बिहार स्पेशल ओनली करंट अफेयर्स देख सकते हैं।
क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो बिहार स्पेशल जो है उससे लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक जल्द ही वीडियो में, तब तक आप लोग का धन्यवाद।